हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम लोग हमारा यूनिट नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे। आगे हम पढ़ रहे थे नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम, और नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम में लास्ट क्लास में हम जो पढ़े थे उसका नाम था, उस टॉपिक का क्या नाम था बताओ सब कोई। हम पढ़े थे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। और वो था हमारा वीडियो नंबर 31। मैं वही चेक कर रहा था बच्चों फोन में वीडियो नंबर कितना था। लास्ट वाला हमारा वीडियो नंबर था 31 स्टार, 31 स्टार। मैं बता देता हूं 1 से 26 नंबर वीडियो तक, 1 to 26 अच्छे से लिख देता हूं, क्लियरली। वीडियो नंबर 1 टू वीडियो नंबर 26, ये है यूनिट 1 एंड 2 का, जिसमें हम नेशनल इनकम के बारे में और बेसिक्स ऑफ मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़े हैं। कुछ टॉपिक्स बाकी है जो कि मैं एंड ऑफ द सिलेबस में करवाऊंगा, ठीक है। वीडियो नंबर 27 है सिलेबस डिस्कशन। वीडियो नंबर 27 में हम लोग सिलेबस को पूरा डिटेल में डिस्कशन किए हैं। वीडियो नंबर 28, 29, 30 एंड 31, इसमें हम पढ़े हैं यूनिट नंबर 3 नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम, ये वाला। आज है वीडियो नंबर 32, जिसमें हम आगे इसी यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। चलो, ये हो गया सिलेबस का पूरा जानकारी। एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो ऊपर ब्रांड का लोगो लगा हुआ है, उद्देश्य ब्रांड का लोगो लगा हुआ है, इस ब्रांड पे भरोसा रखना। ये तुम्हारे पूरे कॉमर्स के जर्नी को बहुत आसान बनाएगा, इसका हमारा गारंटी है। हो सकता है अभी हम सभी वीडियोस एक साथ नहीं अपलोड कर पा रहे, बिकॉज टाइम के वजह से हम सभी सब्जेक्ट्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे हम एक एक करके सभी सब्जेक्ट्स को अपलोड कर देंगे। और ऐसा होने वाला है कि अगर तुम 10th के बाद कॉमर्स लेते हो तो तुम्हारे पढ़ाई का जिम्मेदारी हमारा। तुम किसी भी स्कूल में पढ़ो, तुम किसी भी कॉलेज में पढ़ो, तुम कहीं पे कुछ भी पढ़ो, लेकिन तुम्हारे पढ़ाई का जिम्मेदारी लेंगे हम। ये जो उद्देश्य ब्रांड है, ये लेगा तुम्हारे पढ़ाई का जिम्मेदारी। इस चेयर पे मैं नहीं होऊंगा पढ़ाने के लिए तो कोई और टीचर होगा, वो नहीं होगा तो कोई और टीचर होगा, लेकिन इस ब्रांड के अंदर तुम लोगों को हमेशा कोई ना कोई टीचर फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉमर्स का क्लासेस प्रोवाइड करता रहेगा। इस चीज का 110% का गारंटी है, और ये लाइफ टाइम फ्री होने वाला है। कॉमर्स का क्लासेस 10th के बाद, क्योंकि हम कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इसी वजह से हम कॉमर्स के लिए लेके आए। अगर हम साइंस बैकग्राउंड के होते तो हम साइंस का भी लेके आते। अगर मैं दोनों बैकग्राउंड का होता तो मैं दोनों के लिए लेके आता। अगर मैं आर्ट्स पढ़ा होता तो मैं आर्ट्स के लिए भी लेके आता। बिकॉज मैं कॉमर्स पढ़ा हुआ हूँ और मुझे कॉमर्स बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और बहुत ज्यादा पसंद है साइंस और आर्ट्स के मुकाबले। मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये कि मुझे बहुत पसंद है। इसी वजह से हम लोग 10th के बाद कोई भी बच्चा अगर कॉमर्स लेता है, चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे वो सीएचएसई का हो, चाहे वो कहीं और का भी हो, और 12th के बाद वो बीकॉम करता है, बीबीए करता है या कुछ भी करता है, कोई भी ग्रेजुएशन करता है, तो उसके जो सब्जेक्ट्स होंगे उस सभी सब्जेक्ट्स का वीडियो तुमको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, चाहे तुम इंडिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। आज सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपडेटेड नहीं है, बिकॉज हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं टाइम के वजह से, क्योंकि हमारे लाइव क्लासेस भी होते हैं और भी बहुत सारा काम देखना होता है। तो अभी इनिशियली हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम पूरा रिकॉर्डिंग करेंगे और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा प्रोवाइड करेंगे। तो अपने जूनियर्स को बता दो, जितने भी तुमसे जो लोग छोटे हैं तुम उनका मदद करो। कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी बच्चे हैं सभी को जाके बता दो कि ये वाले यूट्यूब चैनल पे या इस ब्रांड के अंदर, उद्देश्य ब्रांड के अंदर, कॉमर्स से रिलेटेड बच्चों के लिए हमेशा कंटेंट आएगा। और हमारे इस वाले यूट्यूब चैनल में बीकॉम का स्पेशली, साथ ही साथ में हम सीएचएससी का भी हो सकता है इसी चैनल में हम कंटिन्यू करें, लेकिन हम कुछ वीडियोज अपलोड किए थे, हमको लग रहा है कि इस चैनल पे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, सीएचएससी का एक अलग से चैनल बना देना चाहिए। तो वो जैसे भी होगा तुम लोगों को सभी चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां पे तुम लोगों को पूरा का पूरा पढ़ने को मिलेगा 10th के बाद अगर तुम कॉमर्स लेते हो तो। और ऑल सब्जेक्ट मिलेगा। आज कुछ कम सब्जेक्ट्स अपलोडेड है,
110% ऑल सब्जेक्ट का वीडियोस तुम लोगों को मिलेगा वहां पे, ठीक है। चलो सर बहुत बातें कर लिए सर, आप पढ़ा भी लिया करो, हर क्लास में यही बताते हो, बताना जरूरी है बच्चों, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसा है कि हम सभी चीज क्लैरिटी के साथ सभी बच्चों के तक पहुंचा सकें, और हम ये वादा करते हैं कि हम तुमसे पैसा नहीं मांगेंगे। सर फिर ये मेंबरशिप क्या है? मेंबरशिप तुमसे पैसा मांगने का तरीका नहीं है बच्चों। मेंबरशिप अगर मुझे तुमसे पैसा कमाना होता तो मैं 89 रुपीज में मेंबरशिप लॉन्च नहीं करता, मैं इसको 5999 में लॉन्च करता। मैं तुमसे 6000 रुपीज मांगता अगर मुझे पैसा कमाना होता। तो हमें पैसा नहीं कमाना है। ये पैसे में तो फर्स्ट जो तुम 89 देते हो उसका क्या होता है बताऊं? 89 जो तुम देते हो इसमें से कुछ परसेंटेज यूट्यूब के पास चला जाता है, ठीक है। ऑन एन एवरेज हमारे पास एक बच्चा अगर मेंबरशिप सब्सक्राइब करता है तो 50-55 रुपीज के आसपास कुछ आता है। बाकी टैक्सेस वगैरह से रिलेटेड, यूट्यूब वगैरह से रिलेटेड सब कट के हमारे अकाउंट में 50-55 रुपीज के आसपास आता है। और इस पैसे से हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे बच्चों के लिए फ्री में बहुत सारा मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। वो सभी को डेवलप करने का कॉस्ट, और वो जो बच्चे हैं उन तक जो बुक्स कॉपीज पहुंचता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो क्लासेस उनके लिए करवाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, उस पे वो सारा पैसा चला जाता है। एजुकेशन में स्पेशली बीकॉम और सीएचएससी का एजुकेशन, ये सब में हमारा पैसा कमाना मोटिव नहीं होता। इनफैक्ट एजुकेशन लाइन में ही हमारा पैसा कमाना मोटिव नहीं है, हमारा मोटिव कुछ और है। हम कॉमर्स के को बहुत ज़्यादा पॉपुलर करना चाहते हैं। लोगों को लगता है कि कॉमर्स लेके जीवन में कुछ उतना नहीं होता, या लोग ऐसा भी सोचते हैं कॉमर्स लेने गधे बच्चे कॉमर्स लेते हैं। लेकिन हम दिखाना चाहते हैं उनको दुनिया के बहुत होशियार होशियार बच्चे या जो टॉप मोस्ट बिजनेसमैन हैं उनमें कॉमर्स के लाइन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं पढ़ाई पे। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये हम पढ़ लिए थे। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये हम पढ़े थे वीडियो नंबर 30 में। वीडियो नंबर 31 में हम पढ़े थे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, सेविंग फंक्शन, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। मैं तुमको लास्ट क्लास में बोला था ये सब मैं लिखवाऊंगा और करवाऊंगा एक एक करके, मैं सारा चीज लिखवाऊंगा, मैं जितना कुछ प्रॉमिस किया हूं ये सारा फिलअप करवाऊंगा। रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एपीएस भी करवाऊंगा, रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस भी करवाऊंगा, और वैल्यूज ऑफ एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस सब कुछ करवाऊंगा। लेकिन अभी मैं क्या करवाने वाला हूं, मैं रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव करवाने वाला, ठीक है। देखो ये दो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसी वजह से है बिकॉज ये हम लोगों को ओवरऑल चैप्टर का बहुत अच्छा नॉलेज देगा। तो आज के क्लास में हम दोनों के बीच का रिलेशन पढ़ने वाले हैं। मैं बुक खोज रहा हूं बच्चों, क्योंकि मैं बुक का एग्जैक्ट लैंग्वेज तुम लोगों को लिखवाना चाहता हूं, क्योंकि मार्क्स पूरा 100% मिलेगा अगर मैं बुक का एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखवा दिया तो, ठीक है। चाहूं तो मैं मन से लिखवा सकता हूं। ये सब कॉन्सेप्ट मुझे रात को नींद में याद आता है, पता है मैं इतनी बार पढ़ा चुका हूं कि मुझे रात को नींद में, जैसे तुम लोगों को सुंदर कन्या का सपना आता है ना, वैसे मुझे ये सभी चीजों का सपना आता है। मुझे नींद में दिखाई देता है एपीसी एमपी एमपीएस को छेड़ रहा है, एपीसी एपीएस के साथ मस्ती कर रहा है, मजाक कर रहा है, एपीएस को पसंद नहीं आ रहा है, एपीएस कंप्लेन कर रहा है एपीसी का, मुझे ये सब दिखाई देता है रात को सपने में। तुम लोगों को जैसे सुंदर कन्या दिखाई देती है ना सपने में, वैसे ही मुझे ये सभी चीजें दिखाई देती है, ठीक है। तो इसी वजह से मुझे याद तो सब कुछ है, लेकिन मैं तुम्हें बुक का लैंग्वेज लिखवाना चाहता हूं। तो मैं खोल लेता हूं बुक, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। सर आप कौन सा बुक फॉलो करते हैं, हमें भी बताओ, हमें भी बताओ आप कौन सा बुक फॉलो करते हैं। मैं तो बहुत सारे बुक को मिक्स करके फॉलो करता हूं। अगर तुम मेरे जैसे बुक फॉलो करने लग गए तो तुम्हें 10 बुक खरीदना पड़ेगा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, किसी एक बुक से तुम्हारा काम नहीं बनेगा। तो इसीलिए मैं क्या बुक फॉलो करता हूं उसको छोड़ो, मैं जो नोट्स तुमको दे रहा हूं स्क्रीन पे जो नोट्स खुला हुआ है उस नोट्स को पढ़ो, और उस नोट्स को जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं अभी फिलहाल जो लिखवा रहा हूं देखो ये है, मैं ये वाला कॉन्सेप्ट, हालांकि ये कॉन्सेप्ट बीकॉम का है लेकिन फिर भी मैं इसको क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स
संदीप गर्ग सर का बुक से लिखवा रहा हूँ। ये संदीप गर्ग सर कौन है? ये बहुत बड़े ऑथर हैं जो बहुत सारा बुक पब्लिश करते हैं। मैं संदीप गर्ग सर के मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th के बुक से ये वाला कॉन्सेप्ट को लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मत सोचना ये क्लास 12th के बच्चों के लिए, ये तुम्हारे बीकॉम के सिलेबस के लिए ही है, ठीक है। लेकिन सेम कंटेंट वहां पे भी था, इसी वजह से मैं वो वाले बुक से लिखवा रहा हूँ। वहां पे लैंग्वेज बहुत अच्छा लिखा हुआ था, ठीक है। देखना एपीसी और एपीएस के बीच का रिलेशन तुमको ये तो पता है, y इक्वल्स टू सी प्लस एस, इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। ऑब्वियस सा बात है ना, जितना इनकम होगा उसमें से कुछ पार्ट हम कंजम्पशन करेंगे, कुछ पार्ट सेविंग करेंगे। अगर हमारा कंजम्पशन को और सेविंग को मिला दें तो वो किसके साथ इक्वल होगा? इनकम के साथ इक्वल होगा। तो एक काम करें, क्या हम दोनों साइड को इनकम से डिवाइड कर दे, जैसे बचपन में करते थे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, इस टाइप से करते थे ना। तो हम दोनों साइड को क्या करेंगे? इनकम से डिवाइड कर देंगे। ये क्या बन जाएगा? 1 इक्वल टू सी बाय वाई प्लस एस बाय वाई। ये सी बाय वाई क्या होता है याद करो? क्या ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला है? कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, हाँ सर हाँ, ये तो उसी का फॉर्मूला है, ए पी सी प्लस। क्या ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला है? हाँ सर हाँ, ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला है। तो रिलेशनशिप क्या निकल के आया? दोनों के बीच में रिश्ता क्या है? देखो एपीसी और एपीएस दोनों मिलके क्या बनेंगे? A1 बनेंगे। जैसे होता है ना लड़का सुंदर कन्या, सुंदर कन्या देख रहे हो, सुंदर कन्या और ये लड़का, ये दोनों शादी के बाद क्या बन जाते हैं? दो जिस्म एक जान। वैसे ही एपीसी और एपीएस जब मिल जाएंगे दोनों क्या बन जाएंगे? दो जिस्म एक जान। बात समझ में आया? सर आप ऐसा मजाक करते हो? सही मजाक करता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। मैं इसका बाल बना दूं? चलो, क्यों हम बेचारे को, शादीशुदा इंसान है, अभी अभी शादी हुआ है, दो जिस्म एक जान बने हैं, इसका बाल उड़ा देने से कहीं ये फिर से अकेला ना हो जाए, तो इसका बाल बना देते हैं। ये सुंदर कन्या का तो बाल है ही, कान बना दो, इसका कान नहीं है सर, अजीब दिख रहा है, लो इसका कान भी। सर आप ड्राइंग बड़ा बढ़िया करते हो। मैं ड्राइंग तो बहुत बेकार करता हूँ, ये तो मैं बना बना के सीखा हूँ, बार बार प्रैक्टिस करके क्लास में बार बार। मैं पहले कैसे बनाता था पता है फेस? ऐसे बनाता था फेस मेरे से, बिकॉज ये राउंड बनता नहीं था। अभी जैसे फेस का राउंड बनता ना, वैसा राउंड बनता नहीं था। तो मैं पहले फेस ऐसा बनाता था, फिर धीरे 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 मैं ये सारा चीज सीख गया। चलो, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? एपीसी और एपीएस मिलके 1 बन जाएंगे। तो फॉर्मूला बन गया एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1। सर वैसे ही नीचे वाला भी करवा दो, एमपीसी प्लस एंड एमपीएस। तो मुझे ये बताओ, क्या डेल्टा y इक्वल्स टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस होता है? सर ये डेल्टा क्या होता है पहले ये बताओ हमें, हम बहुत ही नालायक हैं, हमें डेल्टा का मतलब बताओ। डेल्टा इक्वल्स टू चेंज। तो ये जो इनकम में चेंज आएगा डेल्टा y, क्या ये इक्वल होगा सी के साथ और एस के साथ, कंजम्पशन के साथ एंड सेविंग्स के साथ? ऑब्वियस सा बात है सर। सर जितना हमारा कंजम्पशन, जितना हमारा इनकम बढ़ेगा, मतलब डेल्टा वाई जितने से इंक्रीज होगा, जितने से हमारा इनकम इंक्रीज होगा, वो पैसा कहाँ जाएगा? या तो कंजम्पशन में जाएगा या तो सेविंग में जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा कंजम्पशन हो रहा है और जो एक्स्ट्रा सेविंग्स हो रहा है, वो दोनों किसके वजह से हो रहा है? दो एक्स्ट्रा इनकम के वजह से हो रहा है। इसीलिए सर हम ये लिख सकते हैं डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। ये तो बहुत बढ़िया बात है। अब हम क्या करें? डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा, डिवाइड बोथ साइड डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। दोनों साइड को मैं क्या कर दिया? डेल्टा वाई से डिवाइड कर दिया। जब मैं दोनों साइड को डेल्टा वाई से डिवाइड कर दिया, तो ये बताओ डेल्टा वाई कट के क्या बना? 1। ये किस चीज का फॉर्मूला याद करो? डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, क्या ये एमपीसी का फॉर्मूला है? हाँ सर ये एमपीसी का ही फॉर्मूला है। उसके बाद डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, ये किसका फॉर्मूला है? चेंज इन सेविंग्स ड्यू टू चेंज इन इनकम। ये सर हमारा फॉर्मूला है एमपीएस का। तो क्या ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? फिर से 1। अगेन वही, जैसे हम ये दोनों का शादी करवाए थे वैसे ये दोनों भी शादी कर लेंगे।
दोनों शादी करने से क्या बनेंगे, 1 बनेंगे। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। बात समझ में आ गया? हाँ सर, हाँ, ये तो बड़ा समझ में आ गया। चलो, बात समझ में आ गया। एमपीसी प्लस एमपीएस का हम शादी करवा देंगे तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, अगेन 1 बन जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, वैल्यूज ऑफ एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए देखना। द वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। एमपीसी और एमपीएस का वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा, whereas APS can be even less than 1 and APC can be even more than 1. Let us have the comparative view of values of all of them. सभी का हम क्या बनाने वाले हैं, कंपैरेटिव व्यू बनाने वाले हैं। सर क्या हमें इसको लिखना है? हाँ बच्चों, इसको तुम्हें लिखना है। ये वाला टेबल को पूरा बना लो कॉपी में, बिकॉज ये टेबल को जब पढ़ोगे तो तुम्हारा एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस चारों टॉपिक पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलो बीकॉम के बच्चों, चलो पढ़ाई शुरू करो। जीवन में पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग हैं जो तुमको बोलेंगे कि ये पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, बिना पढ़े भी बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं मानता हूं बिना पढ़े बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन सभी लोग नहीं कर सकते। ये पॉइंट को भी समझो, सभी लोग नहीं कर सकते। हाँ, कुछ लोग डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं कर सकते। मतलब 100 में से 1, 1000 में से 1, 2000, 5000, 10,000 में से कोई 2-4 ऐसे लोग होंगे जो कुछ एक्सेप्शनली अलग ही कुछ कर जाएंगे बेस्ड ऑन देयर टैलेंट्स, नॉट बेस्ड ऑन देयर स्टडीज। लेकिन बाकी बच्चों के लिए क्या? हमें तो सभी को देखना पड़ेगा, क्योंकि जो लोगों को के पास ऐसा कोई टैलेंट है जो कुछ और कर सकता है, वो तो कर लेगा। बाकी बच्चे कहाँ गए? जो मेजॉरिटी ऑफ दिस, मेजॉरिटी क्या, सुपर मेजॉरिटी 95-98% ऑफ द बच्चे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? तो हमें उनके लिए पढ़ना पड़ेगा और सभी को पढ़ना पड़ेगा। चलो पढ़ो अब। एपीसी नेगेटिव लेस देन 0, क्या हो सकता है एपीसी लेस देन 0? नो, कभी भी नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। याद करो, मिनिमम कुछ तो कंजम्पशन होगा ही होगा, तो एपीसी कभी भी नेगेटिव या लेस देन 0 नहीं हो सकता। क्या एपीएस हो सकता है? यस, व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, सॉरी। या ये नो, ड्यू टू ऑटो कंजम्पशन लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है, ड्यू टू ऑटो कंजम्पशन ब्रैकेट में सी बार। ठीक है, एमपीसी अगेन नो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी 0 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? एज डेल्टा एस कैन नेवर बी मोर देन डेल्टा वाई, बिकॉज सेविंग्स, जो चेंज इन सेविंग है वो कभी भी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता। इसी वजह से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कभी भी नेगेटिव या लेस देन 1 नहीं हो सकता। सर ये भी नहीं, बिकॉज एस डेल्टा सी कैन नेवर बी मोर देन डेल्टा वाई। ठीक है, क्या एपीसी 0 हो सकता है? अगेन नो, बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। लिख लेना, क्या एपीएस 0 हो सकता है? यस, व्हेन कंजम्पशन इक्वल्स टू इनकम, सेविंग्स 0 हो जाएगा तो एपीएस क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। उसके बाद कैन एपीसी एमपीसी इक्वल्स टू 0? यस, व्हेन डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा वाई। और क्या एमपीएस हो सकता है? यस, व्हेन डेल्टा सी इज इक्वल्स टू डेल्टा। ठीक है सर, उसके बाद 1 हो सकता है? हाँ 1 हो सकता है। कब हो सकता है 1? कब हो सकता है 1 बताओ? देखो, एपीसी कब 1 हो सकता है? एपीसी 1 तब होगा जब जितना पैसा हम कमा रहे हैं सारा का सारा हम कंज्यूम कर लें। यस, व्हेन सी इक्वल्स टू वाई, व्हेन कंजम्पशन इक्वल्स टू इनकम। क्या एम एपीएस 1 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जितना हम कमा रहे हैं सारा सेव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। नो, बिकॉज ऑफ
सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या MPC1 हो सकता है? हो सकता है, यस, व्हेन डेल्टा सी इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई, जब डेल्टा सी किसके साथ इक्वल होगा? डेल्टा वाई के साथ। और ये भी यस, व्हेन डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई। ठीक है, उसके बाद मोर देन वन, क्या मोर देन वन हो सकता है? यस, व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। कंजम्पशन सर इनकम से ज्यादा कब होगा? अरे डिस सेविंग्स, याद करो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले कंजम्पशन ज्यादा होता था, इनकम कम होता था। नालायकों, पिछले क्लासेस नहीं किए हो। नो, एज सेविंग्स कैन नेवर बी मोर देन इनकम। सेविंग्स कभी भी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है? नो, एज डेल्टा सी कैन नेवर बी मोर देन डेल्टा वाई। और ये भी नो, एज डेल्टा एस कैन नेवर बी मोर देन डेल्टा वाई। बात समझ में आया? सर इतना सारा लिखवा दिए, हम कहाँ लिखें? आप तो सर पिछले क्लासेस का लिखवाए नहीं हो और आज फिर नया इतना सारा कुछ लिखवा दिए। हम छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चों को कहीं नहीं जाना है। छोटे छोटे बच्चों को चुपचाप पढ़ाई में ध्यान देना है। और जैसे जैसे छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई में ध्यान देंगे तो अपने आप सब चीज होने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया। लिख लो कॉपी में, पूरा डिटेल में कॉपी में बना लेना अपना टेबल और लिख लेना। ठीक है, मैं वेट नहीं कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं बिकॉज तुम्हारे पास वीडियो को पॉज करके लिखने का ऑप्शन है। ठीक है, चलो। इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन, और उसके बाद हम आएंगे अब ये वाले पोर्शन। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मतलब एक बड़ा पोर्शन है, और हम उसको इस वाले वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। ऐसा होगा कि मैं स्टार्ट करूंगा पढ़ाना और उसके बाद 2 मिनट 5 मिनट पढ़ाऊंगा और हम लोगों को क्लास एंड करना पड़ेगा। तो इससे बेटर तरीका ये है कि हम क्या करें, हम इसको नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तो क्या सर आज हम जल्दी घर जाएंगे? नहीं बच्चों, घर जल्दी नहीं जाएंगे। आज हम क्या करेंगे? आज हम और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? हम आज रिवाइज कर लेते हैं। चलो एक काम बढ़िया करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं फटाफट स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग में आ जाओ, स्टार्टिंग में आ जाओ, स्टार्टिंग में आ जाओ। हम क्या पढ़े थे? नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम के अंदर कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड पढ़े थे। क्या 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 होता है एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू 4 चीजों का कंपोनेंट होता है एग्रीगेट डिमांड के अंदर। पहला प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और चौथा नेट एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये 4 कंपोनेंट होता है मेनली हमारा एग्रीगेट डिमांड के अंदर। उसके बाद हम लोग सर क्यों 2 पॉइंट पढ़ते हैं? बिकॉज हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही पॉइंट है, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। बाकी 2 क्यों नहीं है? क्योंकि हम मान के चलते हैं कि हम 2 सेक्टर इकोनॉमी में रहते हैं। 2 सेक्टर क्या होता है सर? टोटल इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। एक हो गया हाउस होल्ड, दूसरा हो गया बिजनेस फर्म, तीसरा हो गया गवर्नमेंट, और चौथा हो गया फॉरेन सेक्टर। हमारे स्टडी के अंदर, हमारे सिलेबस के अंदर जो मैं पढ़ाता हूं तुम लोगों को, बीकॉम का सिलेबस या फिर क्लास 12th का सिलेबस, या तुम्हारे सिलेबस में कहीं पे भी तुम देखो तो हर जगह हमको 2 सेक्टर मॉडल ही पढ़ाया जाता है। तो 2 सेक्टर मॉडल के अंदर हम मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करता और फॉरेन सेक्टर भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो कौन कौन होता है यहाँ पे? सिर्फ हाउस होल्ड्स होते हैं और साथ में बिजनेस फर्म्स होते हैं। दोनों मिलके क्या करेंगे? दोनों मिलके सारे इकोनॉमी का ट्रांजैक्शंस को करेंगे। कंजम्पशन का काम है, कंजम्पशन का काम नहीं है, सॉरी, कंज्यूमर्स का काम है, मतलब जो हाउस होल्ड सेक्टर है उनका काम है कंजम्पशन करना, और बिजनेस फर्म्स का काम है इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन इन्वेस्टमेंट भी हमारे इस केस में क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। बिकॉज हम क्या मान के चलते हैं? हम मान के चलते हैं कि हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मान के चलते हैं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मतलब एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे इनकम कम हो चाहे इनकम ज्यादा हो। इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या होने वाला है? कांस्टेंट होने वाला है। और सर वो कौन सा इन्वेस्टमेंट होता था जो बार बार चेंज होता था? वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट था। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो होता है जो इनकम के साथ चेंज होता है। मतलब अगर मेरा इनकम बढ़ जाएगा तो मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा, अगर मेरा इनकम कम हो जाएगा तो मैं इन्वेस्टमेंट भी कम करूंगा। तुमको नहीं लगता इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ज्यादा लॉजिकल है?
क्योंकि इनकम बढ़ेगा तो ऑब्वियस सा बात है हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, इनकम कम होगा तो हम इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। लॉजिकल तो है, लेकिन अगर दोनों कंपोनेंट को हम एक साथ पढ़ लें, कंजम्पशन को भी और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को भी, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी वजह से हमारे सिलेबस में क्या दिया गया है, हमारे सिलेबस में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दिया गया है, मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो सिर्फ हमको क्या चीज चेंज करना है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, बाकी सब कुछ क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। बात समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। उसके बाद सर पढ़ाए थे आप हमारा ग्राफ डायग्राम पढ़ाए थे एग्रीगेट डिमांड का। तो ये तो तुमको आता होगा, एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ पूरा अच्छे से मैं पढ़ाया था। फिर सर पढ़ाए थे आप एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होता है नेशनल इनकम के साथ। एग्रीगेट सप्लाई के अंदर दो कंपोनेंट होता है, कंजम्पशन और सेविंग्स। तो इनकम, नेशनल इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, y इक्वल्स टू c प्लस एस, हम पढ़े थे अभी जस्ट, हम लोग उसका फर्दर एनालिसिस भी किए। उसके बाद हम पढ़े थे कंजम्पशन फंक्शन, मतलब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उसके अंदर हम कंजम्पशन फंक्शन का पूरा डायग्राम पढ़े, कहाँ पे ब्रेक इवन आता है वो पढ़े, जिसको जीरो सेविंग्स का पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद ये पांचों पॉइंट पढ़े, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर y एक्सिस में पॉइंट c से स्टार्ट होता है ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व क्या होता है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, क्या इनकम कम होता है कंजम्पशन से? बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट इनकम कम होता है, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट इनकम ज्यादा होता है, और एट ब्रेक इवन पॉइंट इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में पढ़े थे, एक ऐसा पॉइंट जहां पे सेविंग्स क्या होता है, जीरो होता है। क्या इनकम इज मोर देन कंजम्पशन? यस, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के अंदर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एमपीसी इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। सर बहुत ज्यादा रिवीजन और बहुत फास्ट नहीं करवा दिया? मैं रिवीजन बहुत फास्ट करवाता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है रिवीजन में हम इस चीजों को दोबारा पढ़ रहे हैं, और जब हम किसी चीज को दोबारा पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में इतना पावर आ जाता है कि हम उसको फटाफट समझ सकें। इसी वजह से मैं रिवीजन हमेशा स्पीडली करवाता हूँ। ठीक है। हाँ, एग्जाम के टाइम जो डिटेल रिवीजन करवाऊंगा वो स्लोली करवाऊंगा, लेकिन ये जो फास्ट रिवीजन होता है वो क्लास के लास्ट कभी कभार 5-5 मिनट का रिवीजन होता है, वो हमेशा क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है। चलो, तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में सर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एक बहुत ही शानदार टॉपिक, क्या है वो शानदार टॉपिक? वो शानदार टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन फंक्शन एंड इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन। ये दोनों को हम लोग शुरू करेंगे। बात समझ? आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय एंड थैंक यू।